दिख रहा है स्क्रीन? ओके। तो देखो डेटा सेंटर और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है, तो लैपटॉप कहाँ रखेगा? तकलीफ देगा। टेबल मंगा लीजिए अभी। आज मंगाना पड़ेगा। एक दो मिनट होल्ड कर लो। रखो इधर। बेटा पेज पे क्यों लिखते हो? एक कॉपी कर लेना ना लिखने के लिए। तो दो बार सुन थोड़े तो याद आता ना। तो याद आता है बट ठीक है, लेकिन इतना थोड़ी समय होता है अपना। अभी आप ठीक है, लेकिन जॉब लग जाएगा तो क्या करेंगे, इतना समय मिलेगा नहीं क्या? हाँ देखिए, इफ माई स्क्रीन इज एक्सेसिबल टू यू, व्हाट आई विल से, क्या देख रहे थे? विंडोज सर्वर स्टैंडर्ड है ना, और दूसरा है विंडोज सर्वर डेटा सेंटर, राइट? स्क्रीन शेयर नहीं है? वही तो मैंने पूछा था आपको पहले, आप बोले हाँ। ओके, तो विंडोज सर्वर स्टैंडर्ड और विंडोज सर्वर क्या है? तो बेसिकली ये क्या है, ये आपको लाइसेंसिंग का फर्क है। ओके, ये विंडोज सर्वर स्टैंडर्ड का प्राइस कितना है? नियर अबाउट 50,000 के रुपए के आसपास होना चाहिए, थोड़ा बहुत कम ज्यादा है ना। इसका बेसिकली क्या है फर्क है? लाइसेंस, इसका कॉस्ट है नियर अबाउट 50K के आसपास, और इसका कॉस्ट है नियर अबाउट 4 लाख के आसपास। क्या है? 4 लाख। अब ये क्या होता है, वी यूज फॉर द स्टैंड अलोन सर्वर, यूज फॉर, और ये क्या होता है, वी यूज फॉर वर्चुअलाइजेशन। किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? ये यूज करते हैं वर्चुअलाइजेशन के लिए, है ना। अब देखो, हालांकि वर्चुअलाइजेशन टेस्ट के लिए होता है, मतलब हमारे पास ना एक फिजिकल मशीन है, उस फिजिकल मशीन को क्या बनाना है, वी नीड टू कॉन्फ़िगर एज अ फॉर एनी सर्वर, है ना। तो उसके ऊपर हम लोग क्या डालेंगे, विंडोज सर्वर स्टैंडर्ड डालेंगे, है ना। और उसको यूज कर पाएंगे, मतलब एक मशीन है, मशीन के ऊपर आप, फिजिकल मशीन है, फिजिकल मशीन के ऊपर क्या करो, आप विंडोज सर्वर डालो, और विंडोज सर्वर को यूज करो कुछ भी एप्लीकेशन डाल के, दैट इज फाइन। लेकिन विंडोज सर्वर डेटा सेंटर किस लिए करते हैं? वी यूज फॉर द वर्चुअलाइजेशन। ओके, एंड व्हाट वी कैन डू, we can create multiple virtual machine and use VM for applications, right? तो अगर एक बड़ा सा मशीन है, बड़े से मशीन के ऊपर हमने क्या डाला, हाइपरवाइजर डाला, ओके, मतलब विंडोज सर्वर डेटा सेंटर डाला, और उसके ऊपर हाइपर वी यूज करके मल्टीपल वर्चुअल मशीन अगर हमने बनाए, तो उसके लिए अलग से कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता। उसके लिए अलग से कोई कॉस्ट देना पड़ता है क्या? नहीं। तो अजूर ने भी क्या किया होगा, बैकएंड में हाइपरवाइजर यूज किया ना वर्चुअलाइजेशन के लिए, और उसके ऊपर जो मशीन है वो मशीन हमें मिलते हैं, इसलिए उसने क्या यूज किया है, डेटा सेंटर। स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं क्या? नहीं, स्टैंडर्ड नॉर्मली ऑन प्रीमाइसेस में करते हैं, कहाँ करते हैं?
मतलब अगर आप विंडोज सर्वर डेटा सेंटर किसी बड़े से मशीन पे इंस्टॉल करते हो और वो उसका कॉस्ट है 4 लाख रुपए, है ना, और उसके ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन यूज करो और अलग अलग लोग वो वर्चुअल मशीन यूज कर सकते हैं, तो उस वर्चुअल मशीन के लिए, विंडोज वर्चुअल मशीन के लिए अलग से कॉस्ट देने की जरूरत है क्या? नहीं, वो एक डेटा डेटा सेंटर एडिशन में ही काम चल जाएगा। टैक्स फ्री हो गया वो शायद डेटा सेंटर। टैक्स फ्री? हाँ, बल्कि अभी सुना है कंपनी में चल रहा था बस। टैक्स फ्री क्यों कर दिया भाई? बाहर की कंपनी को आने के लिए नहीं, जैसे कि ग्लोबल क्लाउड की कंपनी में भी ग्लोबल क्लाउड इधर आने की। इंडिया में डेटा सेंटर सेट किया तो टैक्स नहीं लेता। टैक्स हाँ, इंडिया में डेटा सेंटर अगर एस्टेब्लिश किया तो क्या टैक्स नहीं लाएगा? तो बेसिकली गवर्नमेंट का कुछ प्लान है, मतलब दे वांटेड टू एस्टेब्लिश द डेटा सेंटर विद इन इंडिया। ओके, तो इंडिया में डेटा सेंटर, लेकिन डेटा सेंटर के लिए पानी का खपत कितना लगता है? बहुत लगता है। ठीक है, चलो उसको हमारा लुकआउट नहीं है। तो शायद इन्होंने जो बताया टैक्स फ्री होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है उसका मेन पर्पस क्या है, इंडिया में अगर कोई डेटा सेंटर एस्टेब्लिश करे तो टैक्स फ्री है, अदरवाइज टैक्स फ्री रहेगा क्या? नहीं। ओके, क्लियर है अशरफ? यस Yes, sir. अशरफ जी? ओके, Yes, sir. Yes. यस। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें करना है लिनक्स का सर्वर क्रिएट करना है। क्या करना है? लिनक्स सर्वर। और लिनक्स सर्वर में वेब सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं मैंने बता दिया था आपको, कैसे कॉन्फ़िगर करना है आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कल का? ओके, वो डॉक्यूमेंटेशन आप अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हो, है ना। अब वीडियो का मुझे नहीं पता आप डाउनलोड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ओके, बट व्हाट्सएप का डॉक्यूमेंट आप क्या करो, आपके पास रख दो। और खुद का अगर पढ़ते समय नोट्स बनाना है तो भी बना सकते हो, राइट? ऑल्दो दीज नोट्स व्हाट आई एम गिविंग, लेकिन जब खुद पढ़ते हो तो थोड़ा सा नोट्स निकालना अच्छा रहता है। फ्यूचर में आपको पढ़ना अगर है तो आपके नोट से आप पढ़ सकते हो, है ना। और तुम जो करते हो ना, यहाँ पे पेपर पे लिख के घर पे फेयर करना, वो बेसिकली कुछ ही दिन हो पाता है, लाइफ लॉन्ग मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो सस्टेन नहीं हो पाता है ना। क्योंकि इसके बाद तुमको बिजी होना है ना, चाहे तुम जॉब करेगा, चाहे तुम्हारा फैमिली मैटर रहेगा, तो इतना समय रहता ही नहीं है तेरे पास। ओके, समय में से समय निकाल के हम लोग पढ़ते हैं, और जो भी है ना वो लिखो, और अपना ही कॉपी है, कुछ भी लिखो तो क्या फर्क पड़ता है, अपने को समझ में तो आएगा ना। तो अलग से फेयर करने का कॉन्सेप्ट वो स्कूल में ठीक था, स्कूल या कॉलेज में भी, प्रोफेशनल लाइफ में वो कॉन्सेप्ट नहीं चल सकता, है ना। तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, वी वांटेड टू क्रिएट लिनक्स वेब सर्वर। चाहे डायरेक्टली पोर्टल पे बता दो आपको, कल का डॉक्यूमेंट आप ओपन कर सकते हो। और क्या करेंगे हम लोग, विल क्रिएट अ पोर्टल, है ना। अरे पोर्टल नहीं भाई, aws.amazon.com। ओके, सो आई ओपन द पोर्टल, राइट। कल मैंने मुंबई में रिसोर्सेज क्रिएट किए थे, और क्या क्रिएट किए थे, EC2 इंस्टेंस। अभी है क्या हमारे पास? नहीं। हाँ, सिक्योरिटी ग्रुप डेफिनेटली है। सिक्योरिटी ग्रुप चाहे तो आप डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप छोड़ के बाकी सभी का कर सकते हो, डिलीट कर सकते हैं। डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे तो आपका नेटवर्क ठीक से नहीं चलेगा। डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट करेंगे ना, तो जो डिफॉल्ट नेटवर्क है उसको काम करने में क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा, राइट। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन EC2 इंस्टेंस। और EC2 इंस्टेंस क्या रहेगा, द EC2 इंस्टेंस इज लिनक्स EC2 इंस्टेंस। तो कहां से बनाना है, यहां से बनाएंगे हम लोग।
बटन का अभी तक नहीं, बटन मुझे लगा लैपटॉप का चार्जिंग शुरू है कि नहीं। लगाना है तो लगाओ फैन। खिड़की होते हैं, मतलब तो सफोकेट नहीं होगा ना। तो देखो लिनक्स सर्वर में बना होगा है ना। ओके, अब लिनक्स सर्वर कौन सा लेना है? Amazon लिनक्स इज फाइन। ओके, Amazon लिनक्स में लिनक्स 2023 कर्नल 6.1 AMI या 6.12 भी ले सकते हैं हम लोग। क्या ले सकते हैं? वी कैन टेक 6.12। उसके बाद क्या लेना है? व्हाट इज दिस नंबर ऑफ इंस्टेंसेस? एक साथ हमको 2 या 3 वर्चुअल मशीन बनाने हैं लिनक्स के, तो हम लोग बना सकते हैं। नाउ सी what OS we will take? T3.micro. It is free tier eligible. Okay, then we need to create key pair. क्या करना है हमको? की पेयर। तो चलो की पेयर यूज करते हैं, या एग्जिस्टिंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई की पेयर है क्या हमारे पास? नहीं। सो मैं क्या करूंगा? लिनक्स सर्वर। ओके, तो कौन से टाइप का की पेयर बना है? डॉट पेन, है ना। डॉट पेन मतलब ओपन एसएसएच सपोर्टेड। क्या होता है? डॉट पेन का मतलब होता है ओपन एसएसएच सपोर्टेड, और डॉट पीपी के मतलब डॉट पुटी सपोर्टेड। पुटी एक टर्मिनल सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू हमको वीएम एक्सेस करना है। वीएम मतलब वर्चुअल मशीन या EC2 इंस्टेंस, दोनों एक ही चीज है ना। अब वीएम बोलो चाहे EC2 इंस्टेंस बोलो, नॉर्मली AWS में EC2 इंस्टेंस बोलना चाहिए, लेकिन वो वर्ड आ जाता है। तो ये जो पीपीके है, पीपीके किस लिए? पुटी के लिए। इनिशियली वी विल एक्सेस दिस यूजिंग ओपन एसएसएच, है ना। तो ये की क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे की डाउनलोड हो गया, linux/server.pem इसी नाम से क्रिएट किया था। उसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमको नेटवर्क सेटिंग करना है ना। तो नेटवर्क वी विल कीप द डिफॉल्ट नेटवर्क। क्या दिख रहा है आपको? VPC। दिस इज अ VPC नेम। यहाँ क्या करेगा? कोई सबनेट हमने चूज नहीं किया, तो एक डिफॉल्ट सबनेट उस VPC के अंदर से चूज कर लेता है ना। चलो एक बात बताओ मुझे, किसी भी रीजन में कितने अवेलेबिलिटी जोन होते हैं? 3, नॉर्मली 3 होते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, तो हर एक रीजन में एक VPC क्रिएट रहेगा, चाहे किसी भी रीजन में जाओ। कितने VPC रहेगा? बाय डिफॉल्ट एक VPC रहेगा। उसमें सबनेट कितने रहेंगे? डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी जोन। अगर मेरे पास 3 अवेलेबिलिटी जोन है, तो 3 सबनेट बने रहेंगे बाय डिफॉल्ट। 4 अवेलेबिलिटी जोन है तो 4 सबनेट। अब ये क्या करेगा? उन तीनों में से कोई भी एक सबनेट में बाय डिफॉल्ट वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देगा। हमने कुछ चूज किया है क्या किस सबनेट में जाए? नहीं, तो जो अवेलेबल रहेगा उसमें ये क्रिएट कर देगा। क्लियर? उसके बाद आता है सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप को ही क्या बोलते हैं हम लोग? फायरवॉल। और इसने क्या अलाउ किया है? SSH। SSH का मतलब होता है सिक्योर्ड शेल। इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? 22। कितना होता है? 22, है ना। आज आपके लिए थोड़ा सा असाइनमेंट देता हूँ। आपने किसने किसने किया हो स्टैंडर्ड सर्वर और डेटा सेंटर सर्वर? किस किस कौन कौन पढ़ के आया था? विंडोज सर्वर, स्टैंडर्ड सर्वर और डेटा सेंटर में फर्क आपने देखा क्या? नहीं देखा। चलो आज देख लेना। आज आपको ना व्हाट एग्जैक्टली द पोर्ट नंबर देखना। क्या है पोर्ट नंबर? क्या होता है उसका रेंज? क्या है और किस लिए यूज होता है? किताब में दिया वैसा नहीं, एक्चुअली आपको समझ में आना चाहिए। ओके, आप पढ़ो कुछ भी, आप चैट जीपीटी पढ़ो, आप गूगल पढ़ो, लेकिन आपको आपके लैंग्वेज में समझ में आना चाहिए पोर्ट नंबर होता क्या है ना। बस इतना ही करना है ना। तो देखो SSH के लिए क्या पोर्ट नंबर यूज करेंगे? पोर्ट नंबर 22 बाय डिफॉल्ट होता है। RDP के लिए क्या पोर्ट नंबर है? पोर्ट नंबर 3389, है ना। तो जब हम लोग विंडोज सर्वर क्रिएट कर रहे थे, तो 3389 बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ? कोई दिया है क्या? नहीं दिया है, चलो ठीक है।
तो यहाँ पे SSH चला हुआ है, क्या हुआ है, SSH चलाओ, कहाँ से, सिक्योरिटी ग्रुप में से। सिक्योरिटी ग्रुप का नाम क्या है, लॉन्च विजार्ड 1, इसी को क्या बोलते हैं, फायरवॉल। अब देखिए बाय डिफॉल्ट स्टोरेज कितना लिया है, 8 GB। विंडोज सर्वर के लिए कितना लिया था, 30 GB। तो विंडोज सर्वर 8 GB में होता नहीं है इंस्टॉल, इसलिए 30 GB दिया है। और लिनक्स सर्वर का फुटप्रिंट बहुत छोटा होता है क्योंकि कमांड लाइन है, तो 8 GB में हो जाएगा। मतलब OS विल वर्क विद इन 8 GB। हमको क्या करना है, एक नया वॉल्यूम अटैच करना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, लेते हैं ना 20 GB तक का। अब देखो 20 GB क्यों ले रहा हूं मैं, जो EC2 इंस्टेंस है फ्री टीयर में आता है, उसके साथ 30 GB वॉल्यूम फ्री आता है। कितना, 30 GB वॉल्यूम इज फ्री। उसके ऊपर अगर यूज करोगे तो क्या होगा, पैसा लगेगा। तो यहाँ पे 20 और 8 28 GB तो हो गया ना। ओके। अब आपको वॉल्यूम कौन सा यूज करना है, देखो ये जनरल पर्पज SSD फ्री टीयर में अवेलेबल है। नीचे अगर आप कोल्ड HDD1 में जाओगे तो भी फ्री टीयर में अवेलेबल है। लेकिन अब ये लोगे कोल्ड, तो ये 125 GB लेना पड़ेगा, है ना। इतना तो हमको जरूरी नहीं। थ्रूपुट वाला लेंगे तो मतलब थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HDD लोगे तो ये कितना आएगा, 125 GB। मैं मैग्नेटिक स्टैंडर्ड ले लेता हूँ। ओके, या मैग्नेटिक स्टैंडर्ड नहीं भी लिया, ये भी लिया, जनरल पर्पज SSD फ्री टीयर में तो था, तो आई विल यूज दैट। कितना जीबी का लिया, 22 GB का, है ना, SSD लिया। क्लियर, ओके, कर दो लॉन्च। माय इंस्टेंस गेट्स लॉन्च, राइट। इंस्टेंस डिफॉल्ट नेटवर्क में क्रिएट हुआ है, उसका की पेयर क्रिएट हुआ है। फायरवॉल का रूल कौन सा अलाउड किया है हमने, पोर्ट नंबर 22 SSH के लिए यूज होता है, क्योंकि लिनक्स सर्वर रिमोटली एक्सेस करते हैं SSH के थ्रू। ओके, नाउ सी, हो गया लिनक्स सर्वर। करंट स्टेट इज रनिंग, दिस इज द इंस्टेंट आईडी, ये है आपका इंस्टेंस टाइप। कोई अलार्म कॉन्फ़िगर नहीं किया है, इट इज इन द AP साउथ 1। ये देखो, ये इसका पब्लिक आईपी है, दिस इज द पब्लिक आईपी, एक्चुअल पब्लिक आईपी है। ये क्या है, इसका DNS नेम है। व्हाट इज DNS, किस लिए यूज होता है, आईपी एड्रेस को नाम से एक्सेस करने के लिए। आईपी एड्रेस को नाम से एक्सेस करने के लिए, क्योंकि आईपी हमको याद नहीं रहता है, नाम याद रहता है। हालांकि ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये मैनेज कौन करता है, AWS मैनेज करता है, इसलिए हमको ज्यादा जरूरत नहीं है देखने की इसको, है ना। तो ये दोनों सेम ही है। उसके बाद क्या है, इसका मॉनिटरिंग डिसेबल्ड है बाय डिफॉल्ट। सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा है, लॉन्च यूजर 1। इसका की का नाम क्या है, की पेयर का नाम लिनक्स सर्वर, और इस दिन ये क्रिएट किया है ना, the timestamp. Now what I will do, I will open this server. Okay, अगर यहाँ पे देखोगे तो this is the information of server. Okay, क्या दिया है, ये देखो नेटवर्क के बारे में, this is a VPC ID। उसके अंदर ये जो सबनेट है, इस सबनेट में ये क्रिएट किया है, हुआ है ना। तो अगर मुंबई में देखो तो 3 अवेलेबिलिटी जोन है, तो 3 सबनेट भी हमारे पास रहेंगे, उसमें से इस सबनेट में ये क्रिएट हुआ है। ये क्या है, Amazon रिसोर्स नेम, मतलब इस रिसोर्स का नाम है। ओके, अब मुझे इसको एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो कनेक्ट करने के लिए कितने वे से कनेक्ट कर सकते हैं, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, सेशन मैनेजर, EC2 सीरियल कंसोल। लेकिन मुझे SSH के थ्रू कनेक्ट करना है। ये 4 तरह क्या होते हैं, बाद में हम लोग कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, विंडोज को RDP क्लाइंट के थ्रू कनेक्ट करना है, और लिनक्स को डिफॉल्ट SSH क्लाइंट के थ्रू कनेक्ट करना है, राइट। कॉपी करेंगे, ओके, दिस इज अ लिंक थ्रू विच वी कैन एक्सेस सर्वर। नाउ व्हाट इज दिस, अगर मैं इसको कॉपी करता हूं, है ना, अब देखो SSH क्या है, इज अ कमांड। व्हाट इज SSH,
ये कमांड है ना, ये बेसिकली क्या रेफर करता है आपका, की रेफर करता है ना, दिस इज अ की नेम। आपने डाउनलोड किया ना की, ओके। और ये क्या है, दिस इज अ यूजर नेम ऑन लिनक्स मशीन, है ना। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द डीएनएस नेम ऑफ मशीन। इसकी जगह क्या डाल सकते हो, आईपी भी डाल सकते हो। विच वन, पब्लिक आईपी ऑफ वीएम। इसकी जगह आप पब्लिक आईपी ऑफ वीएम भी डाल डाल सकते हो, है ना। मैं इसी को कॉपी करूंगा, कहां पे डालूंगा, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, ओके। आई हैव कॉपी पेस्टेड इट। चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्यों, चल गया, नहीं चल रहा। यहाँ पे डालो तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, ये देखो SSH हाइफन है, इट इज पॉइंटिंग टू दिस की पेयर। और की पेयर मेरा कहाँ डाउनलोड हुआ है, की पेयर मेरा डाउनलोड हुआ है डाउनलोड्स के अंदर। ये कहाँ पे है, ये मैं कहाँ पे हूँ, डाउनलोड्स में हूँ, यूजर अमोर डाउनलोड्स। मतलब मेरा की पेयर डाउनलोड्स के अंदर है, तो मुझे यहाँ पे जाना क्या पड़ेगा, फर्स्ट आई नीड टू गो टू द डाउनलोड्स फोल्डर, राइट, ओके। ये डाउनलोड्स फोल्डर यूजर अमोल के अंदर ही डाउनलोड्स है। अगर मैं यहाँ पे वीआर करता हूँ तो मुझे क्या बताएगा, फाइल का नाम बताएगा, कहाँ पे है? अभी बहुत सारा डेटा है यहाँ पे। तो अगर लिनक्स सर्वर कहाँ मिलेगा हमको, लिनक्स, ये देखिए लिनक्स सर्वर डैश पे है ना। कब क्रिएट हुआ है, 3/2/2026 को 12:20 पे, है ना। तो इसी लोकेशन पे है, इसीलिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे चलता है क्या, नहीं, हाँ ठीक है। नाउ आई विल, अब देखो की पेयर इसको मिल गया, एंड वी आर एक्सेसिंग दिस सर्वर। ये देखो ये सर्वर का नाम है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आईपी भी दे सकते हैं यहाँ पे, है ना। हम लोग एंटर करेंगे तो देखो ये प्रॉम्प्ट आ गया। तो यूजर नेम पूछा क्या, सॉरी पासवर्ड पूछा क्या, नहीं यूजर नेम तो ये हमने दे, सॉरी, यस दिस इज द यूजर नेम EC2 डैश यूजर। और पासवर्ड क्या है, पासवर्ड इस फाइल में है। और पासवर्ड कल आपने फाइल, कल मैंने आपको फाइल दिखाया था, ओके। इट इज एनक्रिप्टेड फाइल, इसको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा क्या बहुत ही डिफिकल्ट है ना। तो नाउ वी आर कनेक्टेड टू दिस सर्वर, राइट। ये डॉलर प्रॉम्प्ट क्या होता है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल यूजर प्रॉम्प्ट। क्या होता है, नॉर्मल यूजर प्रॉम्प्ट। देखो मैं यहाँ पे ना ऐड यूजर करना चाहता हूँ, होगा क्या, परमिशन डिनाइड। हालांकि लिनक्स में यहाँ पे जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट होता है, तो EC2 डैश यूजर जो है ना, इसको एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स मिला हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन लिनक्स में यूजर को अगर एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स मिला हुआ है, देखो जब हमने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया उस समय पे क्या हुआ, यूजर का नाम लिया EC2 डैश यूजर, क्रिएट करते समय इस यूजर को एडमिन राइट्स AWS ने बाय डिफॉल्ट दे दिया है। लेकिन फिर भी ये यूजर क्रिएट कर सकता है क्या, नहीं। अगर यूजर क्रिएट करवाना है तो हमको क्या देना पड़ेगा, सुडो ऐड यूजर अमोल। हो गया ना क्रिएट, क्यों हो गया, क्योंकि ये नॉर्मल यूजर है लेकिन AWS ने इस यूजर को एडमिन राइट्स दिया है, क्योंकि एक ही यूजर बना है ना बाय डिफॉल्ट। तो अगर इस यूजर को कुछ एडमिन कमांड चलाना है, एडमिन प्रिविलेज कमांड, तो इसको सामने क्या लिखना पड़ता, सुडो, क्या लिखना पड़ता, मतलब जो डिफॉल्ट यूजर क्रिएट किया है उसको एडमिन राइट्स बाय डिफॉल्ट है, लेकिन इसको अगर एडमिन टास्क परफॉर्म करना है तो सामने लिखना पड़ता है सुडो। क्या लिखना पड़ता है, अब बार बार क्या सुडो ही देंगे क्या हम लोग, नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सुडो SU डैश,
इससे क्या होता है, इट विल लॉग इन एज अ रूट यूजर। अभी रूट क्या होता है, और यहाँ पे देखिए पहले डॉलर प्रॉम्प्ट था, यहाँ पे हैश प्रॉम्प्ट आ गया और नाम आ गया रूट, ऊपर नाम क्या था, EC2 डैश यूजर। तो sudo su डैश, इससे क्या मिलता है मुझे, एडमिन एक्सेस मिलता है। क्या मिलता है, एडमिन एक्सेस। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस, एनी यस डाउट? यस सर। नो सर। ओके, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना है ना। अब देखिए मुझे क्या करना है, पैकेज इंस्टॉल करना है, अपाची HTTPD वेब सर्वर पैकेज। इसको इंस्टॉल करने के लिए मेरे पास दो कंपोनेंट है। कौन कौन से है, एक है DNF और दूसरा है यम। यम का मतलब होता है येलो अपडेट मैनेजर और DNF का मतलब होता है डैंडीफाइडियम, है ना, दोनों पैकेज मैनेजर है। DNF इज अपडेटेड पैकेज मैनेजर, आप DNF यूज कर सकते हो, अच्छी बात है, या यम भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। चलो मैं DNF ही यूज करता हूँ। DNF इंस्टॉल HTTPD। ओके, तो ये क्या करेगा, इट विल इंस्टॉल HTTPD पैकेज। कहां से इंस्टॉल करता है, रिपोजिटरी से। कहां से, रिपोजिटरी, रिपोजिटरी है ना, मतलब एक फोल्डर जहां पे पैकेजेस इंस्टॉल्ड रहेंगे। ओके, अब वो कहां से मिलेंगे, वो रेड के सर्वर से हमको मिल जाएंगे। रेड यूज कर रहे हैं ना हम लोग, नहीं अमेजोन लिनक्स यूज कर रहे हैं, तो अमेजोन लिनक्स का जो भी सर्वर रहेगा वहां से मिलेगा, है ना। अब हमको क्या करना है, देखो ये क्या करता है, इतने सारे पैकेजेस इंस्टॉल करता है। आपका मेन पैकेज क्या है, HTTPD। लेकिन HTTPD को इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम में पहले से कुछ पैकेज होने चाहिए। वो पैकेजेस कौन से हैं, ये इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज। क्या करता है, देखो आपने एक ही पैकेज का नाम दिया था, ये एक एक पैकेज का नाम को तो यहाँ आ गया। नीचे क्या है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट पैकेजेस। HTTPD को इस मशीन पे इंस्टॉल करने के लिए कुछ डिपेंडेंट पैकेजेस है, दैट पैकेजेस विल गेट डिप्लॉयड आल्सो, राइट। इसको क्या कर दूं, y कर दूं, कितना है साइज, 6.9 MB कुछ ले रहा था, है ना। क्लियर। अब देखो ये क्या किया, एक फोल्डर क्रिएट किया, var www http html, कौन सा प्रोवाइड किया, देखो कमांड आप याद से देखना है ना। अगर कुछ नया कमांड लगता है तो यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन, राइट। मतलब आप घर जाके उसके ऊपर थोड़ा फोकस कर सकते हो, है ना। लिनक्स में आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो PWD बेसिकली क्या करता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब बताता है कि तो आप कहाँ पे हो। अभी जो फोल्डर है var www HTML, तो एक कमांड दे के देखता हूँ। आउटपुट आना चाहिए। मैंने कौन सा कमांड दिया, ये दिया ना। मैं चेक करना चाहता हूँ ये जो फोल्डर बना है ये किसके थ्रू बना है, ठीक है। इसने क्या बताया पता है क्या, यहाँ पे ये मैंने कमांड दिया, ओके। ये बता रहा है var www html is basically through this httpd package। मैंने कौन सा पैकेज इंस्टॉल किया, बेसिकली ये एडेड कमांड है, आपको जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता था कि ये जो फोल्डर बना है वो किस पैकेज के थ्रू बना है। अगर मैं पैकेज इंस्टॉल नहीं करता हूं तो ये फोल्डर बनेगा क्या, नहीं। क्लियर। अब यहां पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पेज क्रिएट करेंगे। कुछ है क्या यहाँ पे, ls का मतलब है लिस्ट, दिस डायरेक्टरी इज ब्लैंक। मैं क्या करता हूँ, एक वेब पेज क्रिएट करता हूँ। इको कमांड क्या है पता है क्या, यस यस सर। इट विल जस्ट आई मीन वो खाली उसी वर्ड को करता है, इस कंटेंट इस हाँ डायरेक्टरी में क्या है क्या नहीं है ना।
यस यस ओके, तो मैंने सर मेरा वेलकम टू अर्बर लिखा। हाँ बोलो। सर सर हमारा एक डाउट था कि अपन जो कमांड यूज कर रहे हैं ना यहाँ पर एसएसएच वाला, तो वहां हम्म। पर अभी ये एएमआई के लिए मतलब amazon लिनक्स के लिए EC2 यूजर ये उसका डिफॉल्ट यूजर नेम होता है, और उबुंटू के लिए उबुंटू ही होता है। सो ये यस, डिफॉल्ट यूजर नेम बदलते नहीं है क्या? नहीं वो तो एडब्ल्यूएस क्रिएट करता है ना। हाँ मतलब हाँ वो अगर वही आपको कुछ वही। दूसरा यूजर क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो। ओके ओके ओके, ओके सर। यस सर। अगर दूसरा एडमिन यूजर क्रिएट करना है तो सिस्टम के अंदर जाके क्रिएट कर सकते हो। ओके, ओके ओके क्योंकि ओके सिस्टम आईपी एक्सेस होता है आईपी के बेसिस पे। एडब्ल्यूएस क्या करता है, जब वो इंस्टेंस क्रिएट करता है उस समय पे एक एडमिन यूजर क्रिएट कर देता है। लेकिन आप कोई नया यूजर बनाना चाहते हो तो दैट इज अ लिनक्स पार्ट बेसिकली, है ना। अब ओके वेलकम टू सर। आवर फॉर AWS ऑन डेओस। डेओस ऑन AWS है। ये बेसिकली क्या करता है, इको कमांड ये सिर्फ डिस्प्ले करता है जो कुछ हम लोग डबल कोट में लिखेंगे। अब डबल कोट में क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे, ये पूरा सेंटेंस है ना, इसके बीच में स्पेस है, तो मुझे पूरा सेंटेंस डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो इको कमांड सिर्फ डिस्प्ले किया। ओके, अब डिस्प्ले करने के बाद मैं क्या देना चाहता हूँ, रिडायरेक्शन सिंबल। ये क्या है? तो इको कमांड से जो भी डिस्प्ले हो रहा है वो इस फाइल में चला जाए। index.html क्या है? एक नया फाइल क्रिएट होगा और आउटपुट कहाँ चला जाएगा, उस फाइल के अंदर चला जाएगा। ओके, देखिए एक फाइल क्रिएट हो गया। ओके, इसका कंटेंट क्या है? राइट, दिस इज द कंटेंट ऑफ। तो एक मेरा index.html, ये डिफॉल्ट वेब पेज होता है किसी भी वेबसाइट का। नॉर्मली वेबसाइट का डिफॉल्ट पेज वेब पेज यही होता है, वो हमने क्रिएट कर दिया। क्लियर? अब देखो हमने HTTPD इंस्टॉल किया है, इसको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट। ओके, मतलब ये सर्विस स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर मैं सर्वर को रिस्टार्ट करता हूं तो हो सकता है मेरा HTTPD सर्विस स्टॉप हो जाए। मेरा वेब पेज दिखेगा क्या? नहीं। तो मैं क्या करता हूं, सिस्टम CTL एनेबल HTTPD। क्लियर? अब देखिए, सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD क्या है, एक्टिव है, मतलब सर्विस हमने स्टार्ट किया है। और क्या है, देखो इसने आउटपुट दिया है, एनेबल दिया है, मतलब सर्विस एनेबल है। जब भी मैं सर्विस इसको रिस्टार्ट करो, किसको, HTTPD को रिस्टार्ट करो, सॉरी सर्वर को रिस्टार्ट करो, HTTPD सर्विस ऑन रहेगी। क्या रहेंगी? ऑन। मतलब मेरा वेब सर्वर क्रिएट हो गया। ओके, कल यही स्टेप्स बताया था ना आपको। अब देखो इसको लोकली चेक करने के लिए हमारे पास कमांड लाइन ब्राउजर है, कर्ल। क्या है? कर्ल इज कमांड लाइन ब्राउजर। ओके, HTTP क्या करेंगे, 127.0.0.1 आ गया, वेब पेज ओपन हो गया। या फिर इसको 80 भी दे सकते हैं, क्योंकि पोर्ट नंबर 80 पे ओपन होता है ना। तो दिस, अब ये यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 क्यों नहीं दिया, HTTP बोला तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 लेता ही है वो। क्या करता है HTTP का मतलब पोर्ट नंबर 80। तो ये वेब पेज आपका ओपन हो गया। अब इस वेब पेज को ग्लोबली ओपन करना है, कहाँ ओपन करना है, ग्लोबली। तो हम लोग इसके इंस्टेंस के कहाँ जाएंगे, सिक्योरिटी ग्रुप में चले जाएंगे ना। कहाँ चला गए रे भाई?
इस सिक्योरिटी ग्रुप है ना। ओके, बाय डिफॉल्ट क्या है, पोर्ट नंबर SSH, पोर्ट नंबर 22 एनेबल है। हमको क्या करना है, यहाँ पे पोर्ट नंबर ATP अलाउ करना है ना, वेयर इट इज, ये HTTP मतलब पोर्ट नंबर 80 कहाँ से एक्सेस करना है, 0.0.0.0/0 हो गया। अगर मुझे वेबसाइट एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेंस का पब्लिक आईपी ग्लोबली एक्सेस होता है, ये पब्लिक आईपी है ना, और इस पब्लिक आईपी को कहाँ डालेंगे, ब्राउजर पे डाल देंगे। हो गया, वेलकम टू आर्बर फॉर डेवऑप्स ऑन AWS। यही हमारा वेब पेज था, यही हमारा वेब पेज था। अब हमको क्या करना है ना, मुझे बेसिकली क्या करना है, टेम्पलेट डिप्लॉय करना है। क्या करना है, टेम्पलेट। अब टेम्पलेट कैसे डिप्लॉय करते हैं देखो, तो मैं यहाँ पे जो index.html फाइल था उसको डिलीट कर दूंगा, rm कमांड से इसको डिलीट कर सकते हैं। rm मतलब रिमूव। ओके, कुछ है क्या, नहीं। अब टेम्पलेट डिप्लॉय करने के लिए मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग इस ब्राउजर में चले जाएंगे ना, template.com वेबसाइट ओपन हो रहा है ना। ये क्या कर रहा है, आपको बहुत सारे टेम्पलेट दे रहा है, ये टेम्पलेट कर लो डाउनलोड, टेम्पलेट ही टेम्पलेट है हमारे पास, थोड़ा सा अच्छा करते दिखने वाला करते हैं। ओके, नीचे अगर जाएंगे ना, टेम्पलेट के ऊपर जाने के बाद ये दिखा रहा है मुझे। अभी देखो ये डायरेक्ट EC2 इंस्टेंस पे डिप्लॉय हुआ है क्या, नहीं, ये मेरे मशीन में डिप्लॉय हो रहा है। अब मेरे मशीन में डिप्लॉय करके कुछ फायदा है क्या, कुछ भी नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट क्या है, अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड में जाता हूँ ना, और ये टेम्पलेट डेमो को, ये जो डाउनलोड हुआ है, इसको राइट क्लिक करूँ ना, तो मुझे उसका लिंक मिल जाता है, दैट इज इजीली अवेलेबल फॉर मी। मेरे लोकल मशीन पे डाउनलोड करता हो ना, तो अगर आप वो मतलब टेम्पलेट डेमो के टेम्पलेट से भी लिंक कॉपी करो तो भी चलेगा, या VM पे ले सकते हैं डाउनलोड, VM पे डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर सकते हैं ना, VM पे डाउनलोड करने वाले हैं। यहाँ से हमने क्या किया, कॉपी लिंक एड्रेस किया, क्या किया, कॉपी लिंक एड्रेस। दूसरा कोई पर्पज नहीं था मेरा, मैंने सिर्फ इसका लिंक का, वो टेम्पलेट का, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो इसका वेबसाइट का नाम, उसके बाद टेम्पलेट का नाम देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, किस फोल्डर में हूँ, var www.html। अब यहाँ पे wget कमांड देता हूँ। wget से क्या होता है, इट विल डाउनलोड। ओके, और जो मैंने अपने लोकल मशीन पे डाउनलोड करने के बाद जो लिंक एड्रेस मिला था वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बराबर। नाउ दिस इज द लिंक एड्रेस। इससे क्या होगा, इट विल डाउनलोड द टेम्पलेट इन माय लिनक्स VM। ओके, हो गया क्या। अब ये तो जिप फाइल है, ये क्या है, अब जिप फाइल को क्या करना पड़ेगा, अनजिप करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, अनजिप टेम्पलेट डेमो, है ना, हो गया। नाउ दिस इज द जिप फाइल एंड दिस इज द एक्सट्रैक्टेड टेम्पलेट। टेम्पलेट आ गया आपको फोल्डर के साथ फॉर्म में। नाउ मुझे इस जिप फाइल का कोई जरूरत है क्या, नहीं। इसको क्या करेंगे, RM-RF मतलब फोर्सफुली डिलीट करो, है ना। तो व्हाट विल हैपन, द टेम्पलेट गेट्स, जिप फाइल डिलीट हो गया, हमारे पास टेम्पलेट रहा। अब मुझे टेम्पलेट का कंटेंट इस लोकेशन पे चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, CP स्पेस -A, ये टेम्पलेट दे दो, उसके अंदर का स्टार, स्टार मतलब एवरीथिंग, कहाँ पे चाहिए,
इस लोकेशन पे। डॉट का मतलब होता है करंट लोकेशन। लिनक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, लिनक्स या विंडोज में भी ले लीजिए। डॉट का मतलब और डबल डॉट का मतलब पेरेंट डायरेक्टरी। मतलब मैं जिस डायरेक्टरी में हूं उसके ऊपर एक ऊपर। ओके, मैं जिस डायरेक्टरी में हूं उससे एक ऊपर। ओके, तो हमको बोलना था यहाँ पे कि भाई इसी फोल्डर में इसको क्या करो। हो गया, ये है ना असेट index.html। ये अब इस टेम्पलेट का जरूरत है क्या हमको? नहीं। तो हम क्या करेंगे, rn-rf टेम्पलेट डेमो है ना, डिलीट कर देते हैं। नाउ योर टेम्पलेट इज अवेलेबल इन दिस लोकेशन। ओके, pwd करके देखिए, आपका टेम्पलेट इस लोकेशन पे अवेलेबल है। अब हमको क्या करना है, शायद वेबसाइट तो ये तो पहले ही स्टार्ट की है ना, स्टार्ट और इनेबल फिर से करने की जरूरत है क्या? नहीं। रिस्टार्ट करना है तो रिस्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो रिस्टार्ट करने के लिए क्या है, ओके, पहले स्टार्ट किया था ना हमने, तो फिर से स्टार्ट और फिर से एनेबल करने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो, कर्ल करके इसको ओपन करूंगा तो ये क्या करेगा, वो ग्राफिक्स है ना तो प्रॉपरली देखेगा नहीं कमांड प्रॉम्प्ट पे, है ना, देख लीजिए। ये दिखा रहा है ना, तो हम तो पढ़ नहीं सकते इसको। व्हाट आई विल डू, इसका पोर्ट नंबर 80 भी ओपन किया है ना हमने, तो इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो व्हाट शुड हैपन, योर वेब पेज शुड गेट ओपन, लेकिन ये कहाँ चला गया, HTTPS पे चला गया। क्यों चला जाता है? क्योंकि ब्राउजर वांटेड सिक्योर ट्रैफिक, इसीलिए बाय डिफॉल्ट वो HTTPS पे जाने की कोशिश करता है। तो हमको HTTP देना है, क्या देना है, HTTP। नाउ whatever the template we have created on our server gets opened, right? देखिए, ये टेम्पलेट का कमाल है, हमने कुछ किया नहीं है, एक ही पेज है, वो क्या करता है, अलग अलग चीजें ओपन कर रहा है। ओके मोनाली, शाबाश, ओके, समझ में आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? यस सर। ओके, चलो अब क्या बताना है आपको, अब तो आपको बताना है पार्टीशन क्रिएट करना है। क्या करना है, पार्टीशन। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन एक बार समझो तो थोड़ा सा हो जाए। देखो, लिनक्स इसको दो पार्ट में आप डिवाइड करो। पहला टास्क क्या लो, आप लिनक्स सर्वर क्रिएट करो और लिनक्स सर्वर को एज अ वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करो और उस वेबसाइट को एक्सेस करो, है ना, एक टास्क हो गया। अब दूसरा टास्क क्या है, पार्टीशन। हो सकता है किसी को समझ में ना आए या समय लगे, तो घबराने की जरूरत नहीं, नहीं भी बना तो चलेगा, एक आध बार और से हम लोग देख लेंगे। ओके, इसको दो पार्ट में करना, एक करना वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करो और दूसरा पार्टीशन क्रिएट करो। क्योंकि पार्टीशन में थोड़ा सा कमांड ज्यादा है, अगर जिसने लिनक्स पहली बार यूज कर रहा है तो उसको लगेगा कि भाई क्या है ना, ऐसा हो सकता है ना। तो एटलीस्ट वेब सर्वर क्रिएशन आना चाहिए, पार्टीशन नहीं क्रिएट करता है तो भी चलेगा अभी के लिए, बाद में धीरे धीरे हो जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है, पार्टीशन क्रिएट करना है ना, तो पहले वेब सर्वर कंप्लीट कर देना है और उसके बाद में पार्टीशन को हाथ लगाना है, ठीक है। हालांकि मैं पूरा कमांड्स तो दे देता हूँ, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो सकता है। मैंने रिकॉर्डिंग चालू की है कि नहीं आज, किया ना?
अब देखिए हम क्या करेंगे, क्रिएट पार्टीशन और वॉल्यूम इनसाइड परसिस्टेंट डिस्क। क्या होता है परसिस्टेंट डिस्क? एक्स्ट्रा डिस्क। पार्डन? एक्स्ट्रा डिस्क। एक्स्ट्रा डिस्क को परसिस्टेंट डिस्क बोलेगी, है ना। देखिए ये समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्मवेयर। कितने टाइप के फर्मवेयर होते हैं? क्या होता है फर्मवेयर? फर्मवेयर को बोलते हैं मिडलवेयर, यस। वर्ड्स बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड ओएस। एप्लीकेशन। ओएस को क्या बोलते हैं? ओएस को देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपके दो तरह के आते हैं, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जो आपके बाकी यूटिलिटीज है वो आपका सिस्टम को ऑपरेट करता है क्या? नहीं। तो बेसिकली इट्स अ वर्क्स बिटवीन हार्डवेयर एंड ओएस। और ये जो फर्मवेयर है एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है ना, इट्स अ स्मॉल सॉफ्टवेयर stored on system ROM। ROM मतलब रीड ओनली मेमोरी। नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं? EEPROM, इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, सॉरी क्या है ये? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या है? एक छोटा चिप होता है हार्डवेयर पे। अब वर्चुअलाइजेशन में एक्चुअली कहाँ काम करता है मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन बेसिक अगर मशीन लेते हो तो मशीन के ऊपर क्या होता है, जो आपका मदरबोर्ड रहेगा उसके ऊपर एक चिप होता है, उसके अंदर सेव रहता है, और उसको सप्लाई देने के लिए क्या रहता है? एक छोटा सा बैटरी होता है, उसको बोलते हैं सीमोस बैटरी। क्या बोलते हैं? है ना। तो देखिए ये कौन से फर्मवेयर टाइप्स क्या है? बायोस एंड एक है बायोस एंड यूईएफआई। अब दोनों में फर्क क्या है बायोस और यूईएफआई में? एक है बायोस और दूसरा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? तो बायोस है आपका, इसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। और ये क्या है? यूनिफाइड एक्सटेंडेड फर्मवेयर इंटरफेस। ओके हो गया भाई? हो गया। ग्रेट। टाइम लगा बट हो गया। हम्म, टाइम लगा बट हो गया। हाँ ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड इन 1984। और ये इंट्रोड्यूस कब हुआ? 2005, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? ये ओल्ड फर्मवेयर है और ये नया फर्मवेयर है। इट्स सपोर्ट फॉर
MBR फॉर्मवेयर, MBR को बोलते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड। पार्टीशनिंग स्कीम, और ये क्या करता है? इट सपोर्ट फॉर MBR एंड GPD पार्टीशनिंग स्कीम। ठीक है, तो ये MBR और GPD दोनों को सपोर्ट करता है। अब आपको MBR और GPD में फर्क दिखना चाहिए। MBR है मास्टर बूट रिकॉर्ड, और ये है GUID पार्टीशन टेबल। इट सपोर्ट फॉर 2 TB डिस्क और पार्टीशन। मतलब एक डिस्क 2 TB का रहेगा, इसमें उससे ज्यादा रहेगा क्या? नहीं। और जहां तक इसका है, सपोर्ट फॉर 8 मिलियन TB डिस्क, मतलब बहुत बड़े डिस्क को सपोर्ट करता है। अब 2 TB बहुत बड़ा नहीं है, आप 2 TB लैपटॉप में भी लगा सकते हो, और कुछ सालों बाद देखेंगे तो 2 TB भी कुछ नहीं रहेगा, 10 TB लोग लगाएंगे। है ना? तो 2 TB स्टोरेज इज नॉट इनफ। हाँ, 20 साल पहले डेफिनेटली 2 TB बहुत बड़ा था, राइट? पहला जो कंप्यूटर था ना, शायद उसको 10 या 20 MB का हार्ड डिस्क लगा था, ऐसा कुछ है। मतलब जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन है, चेंज भी हो सकता है। मतलब हार्ड डिस्क का साइज बहुत छोटा होता था, राइट? आजकल का अगर सर्वर ले लो, सुपर कंप्यूटर ले लो, आप सुपर कंप्यूटर भी एक कंप्यूटर ही है ना? तो उसको कितना बड़ा साइज लगेगा? तो उसका जो पार्टीशन टेबल है, उसने सपोर्ट करना चाहिए ना उतना बड़ा डिस्क को। ओके, अब इसमें क्या होता है? और क्या था यार? कैन क्रिएट 4 पार्टीशंस। कितने क्रिएट कर सकते हैं? 4। अब ये 4 जो है ना, 4 पार्टीशंस, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी पार्टीशन प्लस एक्सटेंडेड पार्टीशन। मतलब 4 जो बनाएंगे, तो 4 में से कुछ रहेंगे प्राइमरी, कुछ रहेगा एक्सटेंडेड। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझ लो। एक्सटेंडेड कैन नॉट बी मोर देन 1। ऐसा नहीं देंगे। मतलब मैं 4 प्राइमरी बना सकता हूँ, एक्सटेंडेड बनाए तो 3 प्राइमरी, एक एक्सटेंडेड बना सकता हूँ। एक्सटेंडेड 1 से 2 ज्यादा हो सकते हैं क्या? नहीं। विद इन एक्सटेंडेड I need to create logical volume। मतलब मेरा अगर 400 GB का हार्ड डिस्क है, तो मैं प्राइमरी के 4 पार्टीशन बना सकता हूँ। समझो, 100 GB का मैंने बना दिया, प्राइमरी 4 बना दिया, तो एक्सटेंडेड बना नहीं सकता। हेलो, यस, कहाँ से बात कर रहे हो? हाँ सर, ले लिया उसका एडमिशन, एलन में ले लिया। यस यस, यस यस। ओके, अगर मैं 4 पार्टीशन बनाऊंगा तो क्या होगा? चारों प्राइमरी,
एक्सटेंडेड बनाए तो बना सकते हैं, लेकिन एक है ना, लेकिन एक के अंदर डायरेक्टली एक्सटेंडेड के अंदर डेटा नहीं सेव कर सकता, उसके अंदर लॉजिकल पार्टीशन बनाना पड़ता है, उस लॉजिकल पार्टीशन में मुझे डेटा सेव करना पड़ता है। आया समझ में? ओके। तो ये ऐसा दिया क्यों उन्होंने, प्राइमरी और एक्सटेंड का थोड़ा सा पंखा लगा देना यार। तो बेसिकली ना पहले हम लोग क्या करते थे, मल्टी बूट ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर देते। क्या करते थे, मल्टी बूट, मतलब एक ही मशीन के ऊपर मल्टीपल ओएस होता था हमारा। हो सकता है विंडोज हो, लिनक्स हो, या मल्टीपल विंडोज के एडिशन हो, सॉरी, या मल्टीपल विंडोज के एडिशन हो, है ना। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो प्राइमरी पार्टीशन में ही मैं कर सकता हूं। मुझे 4 ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही मशीन पे इंस्टॉल करना है तो मुझे 4 अलग अलग पार्टीशन में करना पड़ेगा, है ना। अब प्राइमरी पार्टीशन किस लिए होता है, ओएस इंस्टॉलेशन और डेटा सेव। एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर जो लॉजिकल पार्टीशन है उसके अंदर मैं ओएस इंस्टॉल कर सकता हूं क्या, नहीं, वो सिर्फ डेटा सेव करने के लिए होता है, वो सिर्फ डेटा सेव करने के लिए। समझ में आया पर्पस क्या था, प्राइमरी पार्टीशन, डेटा सेव और ओएस इंस्टॉलेशन। और एक्सटेंडेड पार्टीशन क्या है, एक्सटेंडेड के अंदर डायरेक्टली डेटा नहीं सेव कर सकता, उसके अंदर लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा, वो सिर्फ डेटा सेव करने के लिए। ओके। और मैक्सिमम जो पार्टीशन काउंट है वो 16 के ऊपर नहीं जा सकता। क्या है, मैक्सिमम काउंट, मैक्सिमम काउंट मतलब प्राइमरी पार्टीशन और एक्सटेंडेड के अंदर जो लॉजिकल पार्टीशन मैं क्रिएट करूंगा उनका काउंट। एक्सटेंडेड तो एक ही होता है ना, ये कैन नॉट बी मोर देन सेल्फ, कैन नॉट बी मोर देन 16 के ऊपर जा सकता है क्या, नहीं। ओके। अब देखो एक्सटेंडेड में ज्यादा मत जाओ, मैंने आपको क्यूरियोसिटी के लिए बता दी कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर सेपरेटली आपको पढ़ना है तो पढ़ते बैठो, है ना। लेकिन आपको हमको यहाँ क्या करना है, हम सिर्फ 2 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सटेंडेड छोड़ देंगे, कोई जरूरत नहीं है हमको एक्सटेंडेड का, लेकिन करना है तो कर सकते। अब देखो इसका जो कमांड है ना, कमांड यूज्ड, इस एप डिस्क, क्या है इसका जो कमांड यूज होता है वो है एप डिस्क। क्लियर? यहां पे देखिए, कैन क्रिएट फ्लैट 128 पार्टीशन। फिर उसमें डेटा सेव करो, ओएस इंस्टॉल करो, कुछ भी करो, है ना। ना ही कोई प्राइमरी का कॉन्सेप्ट है, ना ही एक्सटेंडेड का है, एक्सटेंडेड के अंदर लॉजिकल भी नहीं, सीधा सीधा पार्टीशन है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 कर देंगे तो। ओके। और इसके लिए कमांड क्या है, क्या यूज करूंगे कमांड, इसके लिए कमांड यूज करेंगे जी डिस्क। फर्क इतना ही है, एक में एफ डिस्क, दूसरे में है जी डिस्क। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने लिनक्स इंस्टेंस क्रिएट करते समय एक एक्स्ट्रा डिस्क अटैच किया था ना। तो इनिशियली देखेंगे हम लोग एफ डिस्क के थ्रू पार्टीशन करेंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ प्राइमरी ही पार्टीशन करेंगे, एक्सटेंडेड हमको जरूरत नहीं है, पूरे कोर्स में कोई आता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने बताया। इसमें ग्रुप सिस्टम क्या होता है, ग्रुप बेसिकली क्या होता है ना, अब देखो ये ग्रुप तो इसका है नहीं, लेकिन बता देता हूँ व्हाट एग्जैक्टली द ग्रुप इज। अभी ग्रुप 2 आता है, इट्स अ बूट लोडर।
ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम बूट लोडर करता है। स्टार्ट करना पड़ेगा ना ओएस को, तो बूट लोडर होता है। विंडोज में क्या है देखना पड़ेगा, लेकिन लिनक्स में ग्रब होता है, ठीक है ना। लिनक्स में क्या होता है, ग्रब। ग्रब क्या होता है, बूट लोडर। ये क्या करता है, इट लोड्स ओएस। मतलब इट स्टार्ट ओएस बेसिकली। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने का काम करता है। ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने का काम करता है, बूट लोडर। और अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है नॉर्मली उसके अंदर ग्रब टू बूट लोडर होता है। क्या होता है, पुराने सिस्टम में ग्रब रहेगा। उसमें दो सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल है। कौन कौन से, मिनिमल एनवायरनमेंट है, मिनिमल एनवायरनमेंट अल्फा, हाँ वो बेसिकली उस समय पे ग्रब काम करता है। एक्चुअली क्या करता है ना, विंडोज लिनक्स को इंस्टॉल नहीं होने देता। अभी लेटेस्ट मुझे नहीं पता, अभी करके नहीं देखा, लेकिन पहले ऐसे ही होता था कि विंडोज लिनक्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। यस आ जाओ। पूरा इसी सर्विस के अंदर काय क्लास बंद करूंगा। ओके, तो उसमें क्या करना पड़ता है बेसिकली हमको ना, पहले विंडोज इंस्टॉल करना पड़ता है और मुझे लगता है बाद में लिनक्स इंस्टॉल करना। तो उसको हम पहले पार्टीशन किया था। हाँ ठीक है, वो आपने एक ड्राइव पे आप विंडोज इंस्टॉल किए आपके ऊपर, तो वहां पे जो काम करता है ना वो बूट लोडर, लिनक्स का बूट लोडर काम करता है। वो विंडोज को अकोमोडेट करता है, लेकिन विंडोज का बूट लोडर लिनक्स को अकोमोडेट नहीं करता। दैट इज अ ड्रॉबैक। तो पहले स्टार्ट होते लिनक्स होता है, उसके बाद उस कमांड के थ्रू उसको वापस सेम करते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं होता है, जहां तक मुझे पता है नहीं वैसा होता है। होता होगा तो होता है, हमको उतने डिटेल में जाना है, राइट। वो बेसिकली क्या है ना, दोनों इंस्टॉल करने के बाद ग्रब लोडर को मॉडिफाई करना पड़ता है। और ग्रब लोडर मॉडिफाई करने के बाद होता क्या है, जब आप ओएस स्टार्ट करोगे, लैपटॉप स्टार्ट करोगे या मशीन स्टार्ट करोगे, तो दोनों ओएस देखेगा, एक विंडोज दूसरा है लिनक्स। जो ओएस में लॉग इन करना है उसमें आप लॉग इन कर सकते हो। ओके, दिस इज द राइट वे ऑफ वर्किंग। जब आप विंडोज और लिनक्स दोनों इंस्टॉल करेंगे ना, तो मुझे लगता है विंडोज दिखता ही नहीं है ना। लेकिन मुझे अगर ग्रब लोडर में मैं चेंजेस करूं, और क्या चेंजेस करना है वो थोड़ा देखना पड़ेगा, तो वहां पे विंडोज का एंट्री मैं कर दूं प्रॉपर, तो फिर आपको दोनों, जब मशीन स्टार्ट करोगे तो दोनों ओएस दिखता है। ओके, चलो बाकी लोगों को क्लियर है। अब देखो हमारा टास्क क्या है, तो हम लोग ने एक क्या किया है, डिस्क इंस्टॉल अटैच किया है ना। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, दो प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, तो पहला गोल क्या है हमारा, पहला गोल है हमारा, विल क्रिएट वॉल्यूम यूजिंग एमबीआर पार्टीशनिंग टाइप। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे, दो प्राइमरी पार्टीशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, है ना। अब देखो इस सिस्टम के अंदर जाते, कमांड क्या देना है, तो कमांड देंगे हम लोग fdisk स्पेस -l। क्या कमांड दिया, fd स्पेस -l। जब fd स्पेस -l देते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए एक है आपका डेव NVMe0N1, ये ना अभी नया डिस्क आया है NVMe टाइप। पहले इसका नाम आता था SDA SDB वगैरह वगैरह, लेकिन अभी जो डिस्क है वो है
डेव एनवीएनई, मतलब ये डेव क्या है, डायरेक्टरी है। अब जितने सारे हार्डवेयर आपने अटैच किए ना सिस्टम में, वो एज अ फाइल की तरह डिनोट होता है। ओके, तो अब इस डिस्क का नाम क्या है, NVMe0N1, और ये है 8 GB का डिस्क, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड, और ये डिफॉल्ट पार्टीशन है। अब हमको इस डिस्क में कुछ करना है क्या, नहीं, हमको किस में काम करना है, डेव NVMe1N1 जो 20 GB का है ना। तो हमने कमांड कौन सा दिया भाई, fdisk l, ये क्या करेगा, विल लिस्ट अटैच डिस्क विथ पार्टीशन। पार्टीशन मतलब वॉल्यूम। अब हमारा डिस्क जो है वो कौन सा है, ऐसे ही है ना, क्या हो गया भाई, NVMe1N1 जो है 20 GB का। कितना जीबी का है, बोलिए। नहीं, 0N1 क्या था, नीचे वाला डिस्क है जिसमें OS है। हमारा जो डिस्क है वो है NVMe1N1। क्या है, हमको OS जिसमें है उसके साथ कुछ करना है क्या, नहीं, हमको इसमें करना है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, पार्टीशन क्रिएट करना है। क्या करना है, पार्टीशन। व्हाट कमांड यू विल गिव, गिव, है ना। ये बेसिकली डेव नाम का एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर ये जो डिस्क है उसका फाइल है ये। ओके, अब ये क्या बताएगा, यहाँ पे आपको M देना है। M मतलब लिस्ट ऑप्शन, N के थ्रू क्या होता है, क्रिएट अ पार्टीशन, और W मतलब सेव चेंजेस। ये मैंने तीन ही क्यों दिए, क्योंकि ये तीन ही मुझे जरूरत है क्रिएट करने के लिए। कुछ बोला आपको, ओके। अब देखो मैं दूंगा यहाँ पे fdisk dev NVMe1N1, राइट। क्या पूछा, M फॉर हेल्प। M अगर दूंगा तो ये क्या करेगा, पॉसिबल ऑप्शंस देगा, देखा रहा है ना। N का मतलब ऐड अ न्यू पार्टीशन, D का मतलब है डिलीट अ पार्टीशन, L का मतलब है लिस्ट नोन पार्टीशन टाइप, राइट। तो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस। लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो सिर्फ क्रिएट करना है ना। तो क्रिएट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, N। तो मैं N लेता हूं, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको MBR में 4 पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। कितने, 4। कौन कौन से, प्राइमरी या एक्सटेंडेड। कितने बना सकते हैं प्राइमरी, 4। एक्सटेंडेड कितना बना सकते हैं, 1। ओके, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्राइमरी ही क्रिएट करेंगे, 2। अब डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्टेड कौन सा है, P। तो यहाँ पे एंटर कर दो तो चलेगा, या P सिलेक्ट कर दो तो भी चलेगा। नाउ यू कैन क्रिएट 4 पार्टीशन। डिफॉल्ट पार्टीशन नंबर क्या है, 1। तो एंटर किया तो चल सकता है ना, मतलब 1 पार्टीशन सिलेक्ट कर दिया। अब देखिए ये जो हार्ड डिस्क साइज है 20 GB का, इसने इसको डिनोट किया है सेक्टर के फॉर्म में। क्या किया है, सेक्टर। ये ट्रैक्स और सेक्टर्स ऊपर नहीं थे क्या, कैलकुलेशन कुछ था, तो उसमें से सेक्टर है। मतलब 20 GB का हार्ड डिस्क में इतने सेक्टर्स बने हुए हैं। शुरू होता है 2048 से, एंड होता है 41943039 में। अब इस सेक्टर का कैलकुलेशन समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारे लिए।
इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन जरूरत भी नहीं है, और इफ थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो हम लोग ना हमारा नॉर्मल जो कन्वेंशन है जीबी एमबी, इसी के बारे में सोचेंगे। अब देखो पहला सेक्टर क्या लेना है, 2048। उसने बताया कि दिस इज द डिफॉल्ट वन। अगर मैं लिख दूं 2048 तो भी चलेगा, या एंटर कर दो तो भी चलेगा। ओके, चलो एंटर कर देता हूं। अब एंटर करने के बाद मुझे अप्रोक्सीमेट साइज कितना लेना है, दो पार्टीशन बना है 10 10 GB के। तो क्या करूंगा मैं, +10G कर देता हूं। इसका मतलब है 2048 से 10 GB कैलकुलेट करो और सेक्टर नंबर यूज कर लो। क्या बात समझ में आया? एंटर कर देंगे। ओके, चलो नया पार्टीशन बनाए एन। देखो एक प्राइमरी बन चुका है, 3 बचे हैं, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से प्राइमरी बनाना है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन क्या है, पी, तो इसको एंटर कर देते हैं। पार्टीशन नंबर क्या है, डिफॉल्ट सिलेक्शन 2 है। अब पहला पार्टीशन बन चुका है, बचे हुए सेक्टर्स क्या है, 20973568 से लेके यहाँ तक। और डिफॉल्ट कौन सा है, ये वाला कर दे। लास्ट वाला डिफॉल्ट क्या लिया है, लास्ट वन। तो यहाँ पे एंटर कर दे तो भी काम चलेगा। बचा हुआ स्पेस इस पार्टीशन को अलोकेट हो जाएगा। और लास्ट में क्या करना है, W करना है। W मतलब राइट। अब देखिए, एफडी स्पेस आइकन है। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या बना है, यहाँ पे दो पार्टीशन बने हैं। डेव एनवीएमई 1N P1 10 GB का है। डेव एनवीएमई 1N1 P2 ये 10 GB का है। ये सेक्टर साइज, स्टार्टिंग सेक्टर, एंडिंग सेक्टर, टोटल सेक्टर इतने हैं। तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग सेक्टर, एंडिंग सेक्टर, टोटल सेक्टर आपके इतने हैं, है ना? टोटल है 10 GB का। ये क्या है, पार्टीशन आईडी। डिफॉल्ट पार्टीशन आईडी जो लिनक्स में यूज होता है वो है 83। क्या होता है, तो नॉर्मल डेटा सेव करने के लिए हम लोग 83 पार्टीशन टाइप यूज करते हैं। ओके, क्लियर? डिफॉल्ट क्या है, 83, है ना? तो ये है आपका व्हाट आई विल से पार्टीशन आईडी। समझ में आया? तो हमको क्या करना है, डेव एनवी एनई 1N1P1। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे दो पार्टीशन बन गए। ऐसे था ना? दूसरा है, ये है 10 GB का, और ये भी है 10 GB का। मतलब बनाने के बाद, अब वो कमांड तो लिख नहीं सकता ना, वो तो आप देख लेंगे। अब देखो जब पार्टीशन बनता है उसके अंदर उसको क्या करना पड़ता है शाबाश, इसको क्या करना पड़ता है, पार्टीशन बनने के बाद क्या करना पड़ता है, फॉर्मेट करते हैं ना विंडोज में। नया पेन ड्राइव लाते हैं तो फॉर्मेट करते हैं। अब विंडोज में हम लोग फॉर्मेट यूज करते हैं, अब लिनक्स में भी फॉर्मेट यूज करेंगे, लेकिन राइट वर्ड है क्रिएशन ऑफ फाइल सिस्टम। क्या है, क्रिएशन ऑफ फाइल सिस्टम, या फॉर्मेटिंग आप बोल सकते हो। तो इसको क्या करना पड़ेगा, नीड टू फॉर्मेट द डिस्क, नीड टू फॉर्मेट। फॉर्मेट को ही हम लोग बोलते हैं क्रिएशन ऑफ फाइल सिस्टम। ओके, मतलब इसमें फाइल सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। फाइल सिस्टम कैसे क्रिएट करते हैं, MKFS। MKFS मतलब मेक फाइल सिस्टम -T, T का मतलब टाइप ऑफ फाइल सिस्टम। XFS इज T मतलब टाइप, ये टाइप है लिया हमने लिनक्स के लिए। नॉर्मली ext4 या XFS यूज करते हैं। और इसको क्या करेंगे, देव NVMe 1N1P1, और दूसरे को फॉर्मेट करेंगे तो
लिनक्स इज अ केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए स्मॉल कैरेक्टर और अपर कैरेक्टर में फर्क आता है। और नॉर्मली क्या है, सिर्फ स्मॉल कैरेक्टर ही यूज होते हैं, स्पेस भी नहीं चलता है, अनवांटेड स्पेस। तो उसके लिए भी आपको क्या देना है, ध्यान देना है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो जो स्ट्रक्चर दिया है उसी को फॉलो करो। एक बार टास्क कंप्लीट हो गया उसके बाद आप आपके दिमाग से करो। पहली बार क्यों मैं बोलता हूँ, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करो, सो दैट अगर करेक्ट हो गया तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद जो चेंजेस करना है करो। ओके, पहली बार सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपका विश्वास नहीं बैठता है ये हो रहा है। क्लियर? तो इट विल फॉर्मेट इट। चलो फॉर्मेट कर दो क्या, MKFS -T XFS, राइट। और क्या देंगे, डेव NVMe 1N1 P1। हो गया। यू शुड गेट आउटपुट लाइक दिस। ओके, इसका मतलब है इसके अंदर फाइल सिस्टम क्रिएट हो गया। और दूसरा क्या है, 1N1 P2। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, फाइल सिस्टम क्रिएट हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू माउंट दिस वॉल्यूम। विंडोज में क्या करते हैं हम लोग, माउंट करते हैं कहाँ पे, बोलिए। तो पार्टीशन में हम पहले कन्वर्ट नहीं करते। बनाने के पहले कैसा करेंगे, और ये जो अभी तक 20 GB जो था ना, क्या? 20 GB जो था अपने पास, हाँ, इसको मतलब पार्टीशन से पहले जो 20। अगर तो 20 GB का एक तो पार्टीशन बनाना पड़ेगा ना। अच्छा, 20 GB का डिस्क है, डायरेक्ट नहीं फॉर्मेट कर सकता, मुझे वॉल्यूम में पार्टीशन बनाना पड़ेगा। तेरे को एक बना है तो एक बना, दो बनाना है दो बना, तीन बनाना है तीन बना। तो पार्ट में पूछने का मतलब कि ये क्रिएट करने से पहले फॉर्मेट कर सकते हैं तो किसमें, पार्टीशन नहीं करने से पहले ऐसा बोल रहे हैं। वैसा नहीं होता है। जैसे अपने तो आप किसको फॉर्मेट करेगा, वॉल्यूम को फॉर्मेट करेगा। हाँ। देखिए, क्रिएट करने के पहले नहीं कर सकते। ओके, ये स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। डिस्क को फॉर्मेट नहीं कर सकते, डिस्क में पार्टीशन बनाना पड़ेगा। चाहे तो आप पूरे डिस्क का एक ही पार्टीशन बनाओ, चलेगा। ओके, अब इसको क्या है ना, हमको माउंट करना पड़ेगा। विंडोज में क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग ड्राइव लेटर यूज करते हैं। यहाँ पे ड्राइव लेटर यूज करते हैं क्या, कल मैंने विंडोज मशीन इंस्टॉल करते समय, विंडोज का पार्टीशन करते समय आपको चीज बताया था। ड्राइव लेटर भी दे सकते हैं, और दूसरा है इसको फोल्डर पे माउंट भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग विंडोज में क्या करते हैं, बी असाइन ड्राइव लेटर। मतलब विंडोज में ड्राइव लेटर भी दे सकते हैं, नहीं तो किसी फोल्डर के ऊपर माउंट, माउंट मतलब लिंकिंग कर सकते हैं। लेकिन लिनक्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या, फोल्डर पे माउंट करने का, सॉरी ड्राइव लेटर पे माउंट करने का, देना है तो दे सकते हो, लेकिन उसका वो दिखता नहीं, वो वैसे फोल्डर की तरह ही आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, फोल्डर के ऊपर माउंट करना। तो सबसे पहले मुझे फोल्डर बनाना पड़ेगा ना, फोल्डर मतलब डायरेक्टली। तो क्या करूंगा मैं, दो फोल्डर बनाए, एक है MNT part 1 और दूसरा है MNT part 2, क्योंकि दो पार्टीशन है। अब इसको माउंट करने के लिए हमारे पास कमांड है, क्या है, ठीक? या इसको क्या करेंगे, और करते हैं हम लोगों को, क्या है, एडिट ATC
ये एडिट नहीं, अपेंड लिखेंगे, क्या करेंगे? अपेंड का मतलब होता है इसके अंदर डेटा ऐड करो जो लिखा है उसके नीचे। एडिट मतलब एडिट करो, हमको एडिट करना है क्या? नहीं, अपेंड करना है। अब अपेंड करने के बाद क्या एंट्री डालना है इसके अंदर? NVMe 1N1P1, ये कहाँ पे माउंट करना है? MNT पार्ट 1। इसका फाइल सिस्टम क्या है? XFS। माउंट ऑप्शन क्या है? 0। दूसरा है इसके पीछे स्पेस है। ठीक है, और इस फाइल को सेव कर दो, है ना? वी एडिटर आता है क्या? जब कॉन्फ़िगर करूंगा तब बता दूंगा, है ना? आपको फाइल को एडिट करने के लिए एक एडिटर पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एडिटर। एडिटर कौन कौन से है हमारे पास? जहां तक एडिटर की बात करेंगे, अरे एक तो वी है या नैनो है। नैनो सिंपल है, क्या हुआ? नैनो सिंपल है, विदाउट लर्निंग हम लोग नैनो यूज कर सकते हैं। वीआई को पहले समझना पड़ता है ना? पहले सीखेंगे तो ही वीआई यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? नैनो यूज करेंगे इसके लिए। क्लियर? अब इनको सेव कर दो, विल यूज दिस ब्लॉक। ये नहीं करेंगे, ये टेम्पररी माउंट होता है। अगर सिस्टम को रिबूट करो तो माउंटिंग निकल जाता है यहाँ पे। ये क्या होता है? परमानेंटली। और उसके बाद क्या होता है? ये क्या करेगा? रीड etc। अरे माउंट अकॉर्डिंगली। और लास्ट में क्या है? माउंट कमांड देंगे। क्या देंगे? चेक माउंट पॉइंट। अभी क्या होगा? आपको ये पार्टीशन यूज करना है तो MNT पार्ट 1 जो फोल्डर है या डायरेक्टरी है उसके अंदर अगर डेटा सेव करो तो आपको डेटा का एक्सेस मिल जाएगा। डेटा का एक्सेस मिल जाएगा। करे परफॉर्म। चलो, 2 पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं। मुझे 2 डायरेक्टरी क्रिएट करना है, उसके बाद माउंट करना है। और माउंट कैसे करेंगे? इसके थ्रू करेंगे, etcfs टैग के थ्रू, है ना? तो ये एंट्री क्रिएट करेंगे और इसके अंदर बाद में माउंट कर देंगे। चलो, तो मैं mkdir MNT एक डायरेक्टरी होता है। इस डायरेक्टरी के अंदर पार्ट 1 और MNT के अंदर ही मैं पार्ट 2 नाम से डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं। हो गया? अगर ls देखो इसके अंदर दिख रहा है आपको? MNT के अंदर मैंने चेक किया है ना, ls फोल्डर का नाम, तो उसके अंदर क्या क्या है? Currently this directory are empty, है ना? तो इसको माउंट करने के लिए क्या करेंगे? एक नैनो एडिटर यूज करेंगे। फाइल कौन सा है? etc के अंदर fs टैग। अब इसके अंदर कुछ लिखा है, ये बेसिकली क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो पार्टीशन है उनका एंट्री है यहाँ पे। इसमें चेंजेस करेंगे क्या? नहीं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे।
यानी डाउन एरो से नीचे के। और यहाँ पे आप क्या करना है, लिख दो कुछ, क्या लिखना है, डेव, या मैं क्या कर सकता हूं, माय ओन पार्टीशन एंट्री, कस्टम पार्टीशन। ये हैश लिख के कुछ लिखा ना, वो कमेंट होता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है ना। तो चाहो तो आप थोड़ा ज्यादा करने के लिए 2 हैश भी दे सकते हो, वो नहीं दिया तो चलो, क्या कमेंट के लिए, हाँ देना है तो दो, लेकिन वो एग्जीक्यूट होता नहीं है, एक हैश दो भी चलेगा, है ना। ओके, अब इसके बाद क्या करो, अब एंट्री डाल दो, क्या करना है, डेव NVMe 1N1 P1, ऐसे ही था ना। इसको कहाँ माउंट करना है, यहाँ पे टैब दबा दूंगा, यहाँ पे MNT part1 टैब दबा दूंगा, फाइल सिस्टम क्या है XFS, और टैब दबा दूंगा, डिफॉल्ट्स DAFAULTS, है ना। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना दोस्त, स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो काम बनेगा नहीं, लिनक्स में बहुत मैटर करता है ना। अच्छा, दूसरा क्या देना है, डेव NVMe 1N1 P2, और यहाँ पे टैब देंगे MNT part2, फाइल सिस्टम का नाम क्या है XFS, और आप डिफॉल्ट्स 00 हो गया। सही है, एक बार क्रॉस चेक कर लो, काम करते समय एक बार क्रॉस चेक करने का, फिर सेव करने का। ओके, अब इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए नीचे दिया है कंट्रोल O, इसका मतलब है कंट्रोल O, राइट आउट मतलब सेव चेंजेस, कंट्रोल O दबाओ, ये बोला है, इसी फाइल के नाम, इसी फाइल नेम के अंदर सेव करना है क्या, एंटर कर दिया, कंट्रोल O दबाया, नीचे फाइल का नाम बताया, मैंने सेव कर दिया। अब इससे बाहर निकलना है, कंट्रोल X, आगे बाहर, फिर इसे क्रॉस चेक करना है फाइल को, तो कैट यूज करने का, क्रॉस चेक करने के लिए कैट इज अ बेस्ट कमांड, क्योंकि ये किसी एडिटर के अंदर नहीं, वो बेसिकली कंटेंट दिखाता है और बाहर निकाल देता है ना। तो हो चुका है 2 एंट्री। अब इसको क्या करना है, माउंट करना है, बेसिकली सिस्टम ने ये फाइल रीड करना है, एक तो रिबूट कर सकते हो सिस्टम को, नहीं तो कमांड से भी रीड किया जा सकता है, तो मैं क्या कहूंगा, माउंट स्पेस -a, हो गया। अगर कुछ एरर नहीं दिया, इसका मतलब है हमारा एंट्री प्रॉपर है और इसने रीड कर लिया है, और लास्ट में क्या देंगे, माउंट। देखिए नीचे एंट्री आया, डेव NVMe 1N1 इज माउंटेड ऑन दिस, हो गया। अगर अभी मैं MNT part1 में कुछ सेव करूं, तो कहां से होगा, ये बेसिकली यहाँ पे, आया समझ में। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट, हाँ सर। ओके ठीक है। अब देखिए, अब क्या किया हमने, हमने पार्टीशन क्रिएट किया है किसके थ्रू, MBR के थ्रू, दूसरा हम लोग देंगे GPT के थ्रू क्रिएट करेंगे, लेकिन GPT के लिए हमारे पास कोई वॉल्यूम है क्या, नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नया वॉल्यूम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, नया वॉल्यूम ऐड करेंगे। तो वॉल्यूम ऐड करने के लिए यहाँ पे चले जाते हैं, है ना, वॉल्यूम के अंदर इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, हार्ड डिस्क मतलब ब्लॉक स्टोर, है ना। चलो यहाँ पे 2 वॉल्यूम है ऑलरेडी, एक है आपका OS का वॉल्यूम, एक ही इंस्टेंस है ना हमारे पास, ये दूसरा है हमने जो एक्स्ट्रा ऐड किया था वो। हम क्या करेंगे, क्रिएट वॉल्यूम करेंगे, किस टाइप का लेना है आपके ऊपर डिपेंड है, साइज कितना लेना है, चलो मैं 15 GB ले लेता हूँ, 15 नहीं 16 GB ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज और देखना है,
पहले EC2 में जाएंगे। आपका EC2 इंस्टेंस कहाँ क्रिएट हुआ है? देखो AP साउथ 1A, क्या एक्शन से भी कर सकते हैं, स्टोरेज से कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। आपका EC2 इंस्टेंस कहाँ डिप्लॉय हुआ है? AP साउथ 1 में हुआ है, लेकिन AP साउथ 1 के VPC के कौन से सबनेट में? अब सबनेट रेफर करता है अवेलेबिलिटी जोन को। अवेलेबिलिटी जोन मतलब होता है डेटा सेंटर, राइट? तो ये है आपका ए में। अगर मेरा EC2 इंस्टेंस ए में है और हार्ड डिस्क अगर बी में रहेगा तो कनेक्टिविटी हो पाएगा क्या? नहीं। फिजिकल आइसोलेशन देखो ना आप, कि 3 अलग अलग जगह पे डेटा सेंटर है, तो जहां पे मेरा EC2 इंस्टेंस है वहीं पे हार्ड डिस्क रहना चाहिए। तो ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ से दे सकते हो, है ना? अब चलो यहाँ पे जाएंगे। अब ये क्या बोल रहा है? यस, हार्ड डिस्क क्रिएट कर रहा है AP साउथ 1A में। हमारे पास दूसरा है AP साउथ 1B और AP साउथ 1C। तो ये नीड टू इंश्योर, तो आपका EC2 इंस्टेंस जिस अवेलेबिलिटी जोन में है उसी अवेलेबिलिटी जोन में आपका हार्ड डिस्क भी चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट ये 1A में लिया है तो चलेगा। अब देखो क्या करना है, क्रिएट वॉल्यूम कर दे। वॉल्यूम गेट्स क्रिएटेड। कितना जीबी का बना? 16 जीबी का। इसको क्या करेंगे हम लोग? अटैच वॉल्यूम। किसके साथ अटैच करना है? इंस्टेंस आईडी, है ना? अभी एक ही इंस्टेंस हमारे पास है, इसलिए कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। हालांकि ये लिनक्स सर्वर नाम लिखा है, तो इसके साथ अटैच कर देते हैं। चल डिवाइस नेम ले लेते हैं, मतलब पार्टीशन का नाम। ओके, क्या नाम से लिया है? मैंने ये SDC लिया है ना, ये नाम से हो जाए। नाउ अगर आप ये डिस्क आपने अटैच किया किसको? लिनक्स इंस्टेंस को, बराबर। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आप क्या करो, fdisk-l। तो यहाँ पे देखो, कहाँ गया रे? यस, dev nvme 2n1 आ गया, 16 जीबी का आ गया ना? अब इसके अंदर पार्टीशन क्रिएट करना है। ओके, अब देखो ये भी सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, तो मैं बता देता हूं। वी वांटेड टू क्रिएट पार्टीशन, जी डिस्क। जी डिस्क मतलब जीपीटी पार्टीशन टेबल। क्या है जीपीटी पार्टीशन टेबल? तो आप क्या करो, पहले fdisk -l करो। ये क्या करेगा? लिस्ट डिस्क एंड पार्टीशन। हमारा डिस्क कौन सा है? NVMe, क्या था? इधर कह रहे हैं NVMe 2n1। इसके अंदर हमको क्रिएट करना, तो क्या करेंगे? जी डिस्क करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना पड़ता है। क्वेश्चन मार्क मतलब लिस्ट ऑप्शन, है ना? एन की जगह क्वेश्चन मार्क है। एन का मतलब क्रिएट न्यू पार्टीशन, और डब्ल्यू मतलब सेव चेंजेस। ठीक है,
ओके, चलो यहाँ पे करेंगे ना, जी डिस्क है ना, और डेव NVMe 2N1 हो गया। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क के थ्रू ऑप्शन लिस्ट कर रहा है। एन मतलब ऐड अ न्यू पार्टीशन है ना, एन टाइप करेंगे। ये पूछ रहा है, डिफॉल्ट है 1 to 128 है ना। चलो दो पार्टीशन यहाँ पे भी क्रिएट करते हैं, एंटर कर दिया मतलब 1 आ गया। इसमें भी साइज दिया है सेक्टर के फॉर्म में, डिफॉल्ट सेक्टर क्या यूज करना पड़ता है 2048, एंटर करके यूज करूंगा। फिर साइज लेना है 8 GB का, ओके हो गया। अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा फील्ड दिया है, मतलब पार्टीशन टाइप। MBR में 83 टाइप था, मैंने बताया था आपको 83, यहाँ पे इन्होंने 8300 दिया, दोनों सेम ही है ना। तो यहाँ पे कंफर्म करेंगे। MBR में कंफर्मेशन का कोई था नहीं, चेंज करना है तो बाद में हमको चेंज करना पड़ता है ना। अब दूसरा क्या करना है, दूसरा भी क्रिएट करना है सेकंड टाइप, बचा हुआ स्पेस उसको दे दो, हो गया। सेव करने के लिए W, और यहाँ पे कंफर्मेशन है पुश पर, मतलब हमारे दो पार्टीशन क्रिएट हो गए है ना। कैसे करेंगे, fdisk-l, तो देखो dev NVMe 2P1 2N1P1 dev NVMe 2N1P2 क्रिएट हो गए। क्या हो गए, एट GB का, और dev ये 8 GB। अब इसको माउंट करना है तो क्या है, सेम प्रोसेस है। ओके, पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट करने के बाद दो फोल्डर बनेंगे, फिर etc fs टैब एडिट करेंगे, और fst fs टैब एडिट नहीं अपेंड करेंगे, और अपेंड करने के बाद माउंट स्पेस हाइफन ए देंगे, और लास्ट में माउंट कमांड दे देंगे। तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं अभी, चलो करके दिखाता हूँ। तो क्या करूंगा, mkfs मेक फाइल सिस्टम हाइफन t इज अ टाइप ऑफ फाइल सिस्टम, xfs dev क्या है NVMe 2N1P1 है ना, हो गया। यू शुड गेट आउटपुट लाइक दिस। दूसरा ये हो गया, फॉर्मेट हो गया। अब फॉर्मेट होने के बाद mkdir से क्या करेंगे, क्या MNT के अंदर बनाया था, अभी MNT के अंदर ही बना हुआ, ऐसा कोई जरूरी है क्या, नहीं कहीं भी बना सकते। नॉर्मली बाउंड पॉइंट हम लोग MNT के अंदर रखते हैं, है ना, नॉर्मली माउंट पॉइंट MNT के अंदर रखते हैं इसीलिए। तो मैं पार्ट 3 कर देता हूं, और दूसरा बनाएंगे MNT पार्ट 4, हो गया। पार्ट 3 और पार्ट 4 क्रिएट हो गया। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, नैनो एडिटर के अंदर है ना, ATC FS टैब, तो यहाँ पे कर देते हैं, चलो स्पेस छोड़ देते हैं, dev NVMe 2N1 है ना, 2N1P1 बराबर, MNT पार्ट 3 XFS और DFAULTL 0 से 0 dev NVMe 2N1P1 MNT पार्ट 4, और ये माउंट होगा XFS के ऊपर, डिफॉल्ट 0 हो गया है ना, हो गया, करेक्ट है। कंट्रोल O P2 आएगा ना। एंटर,
यस बोलिए। सर ये जो अरे फोल्डर गलत का कर नाम दिया है, ना, आप कैसे जगह सही बोल सकते हो। ओके, कंट्रोल ओ, सेव, कंट्रोल एक्स, कैट, etc, fs टैग। अब आ गया सही, माउंट स्पेस हाइफन ए, हो गया, और माउंट कमांड है, तो ये आ गया, सब कुछ माउंट हो गया। क्या हो गया, एवरीथिंग गेट्स माउंटेड। क्लियर, बन जाएगा। नहीं मुश्किल तो है, आप क्या करना है, अगर आप नए हो ना, तो आप ना पहले ये बना लो, पेपर पे नोट कर दो, रिकॉर्डिंग देख के, और फिर आप करो। और प्रॉब्लम आता है तो कल मुझसे पूछो, क्योंकि लिनक्स के साथ आपका फैमिलियरिटी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर पहले से है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए इसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए EC2 में जाएंगे सबसे पहले, और EC2 में, सॉरी डेडिकेटेड होस्ट थोड़ी चाहिए मुझे, EC2 इंस्टेंस है ना, एक ही इंस्टेंस क्रिएट किया है, इसको क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे। सक्सेसफुली इनिशिएटेड टर्मिनेशन, क्लियर, हो गया डिलीट। अब ये डिलीट होने के बाद अगर आप वॉल्यूम में जाएंगे तो यहाँ पे 2 डिस्क एक्स्ट्रा है, तो वो बाय डिफॉल्ट डिलीट होती है क्या, नहीं, हमको मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। अब ये बाय डिफॉल्ट 8 GB का है, तो थोड़ी देर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, है ना। तो वॉट एवर रिसोर्सेस यू क्रिएट ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल, आपको क्या करना है, उसको टर्मिनेट करना है, इसको नहीं भूलेंगे हम लोग। जब तक हमारा फैमिलिटी अच्छी तरह से नहीं होता है, तब तक हम भूलेंगे क्या, नहीं। क्लियर, चलो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई डाउट है, यस वी कैन हेलो डिस्कस सर। द डाउट्स। हाँ बोलिए ना। सर सर सेम हम वीबॉक्स से अगर लिनक्स का अगर उबुंटू का VM बनाया तो उस पे क्या कर सकते हैं, करेक्ट? आप कर तो सकते हैं, थोड़ा सा कमांड अलग रहेगा। ओके, मतलब ये देखिए अमेजोन लिंक। फिलहाल है ना, आप Amazon लिनक्स पे ही करो, ये मैं रेकमेंड करूंगा। अगर आपको उबुंटू लिनक्स पे करना है तो एक आध बार मैं बता दूंगा आपको, या पहली बार आप Amazon लिनक्स पे करो, और दूसरी बार फिर अगर आपको परफॉर्म करना है तो फिर उबुंटू पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेड हैट ओके और सर। इसका सेम ओके हाँ। सेम यूज करते हैं बस, मतलब सर्वर क्रिएट करने के लिए। अब ओपन स्टैक उबुंटू पे क्रिएट किया तो अलग होगा ना। ओपन स्टैक इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। रेड हैट लिनक्स यूज करेंगे तो प्रोसेस सेम है। ओके, रेड हैट लिनक्स और Amazon लिनक्स दोनों का प्रोसेस क्या है, सेम है, मैक्सिमम 99% सेम है। लेकिन ओके उबुंटू सो और ये यूज करोगे तो क्या होगा, अननेसेसरी क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं हो पाएगा और आप निराश हो जाएंगे। ओके सर, बट हम मतलब मैंने अभी वीबॉक्स में रेड एट लिनक्स का इमेज यूज किया तो हो जाएगा परफॉर्म, करेक्ट? जो अब हाँ आप हो आपने जाना अभी जो चाहिए, हो सब। जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ओके 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 ओके। ओके, लेकिन बाकी यस सर। चेंजेस क्या है वो आप देख लेना। यस सर। वीबॉक्स, वीबॉक्स मतलब यही ना, आप ये यूज कर रहे हो, क्या बोलते हो, वर्चुअल बॉक्स, वर्चुअल, वर्चुअल। यस वर्चुअल हाँ। बॉक्स में सेम है, कोई फर्क यस सर। नहीं है। यस सर। ओके, बाकी लोगों को कोई डाउट, प्रशांत, तुषार, यस प्रशांत, ओके। इसमें लिनक्स किसको अच्छे से आता है, अच्छा एक और, थोड़ा थोड़ा यूज का तो आता है सर, थोड़ा थोड़ा तो आता है, मतलब पूरा डीप नहीं हाँ है ठीक है, मालूम। लेकिन ये कोर्स के लिए आपको लिनक्स अच्छा आना जरूरी है। साइड बाय साइड आप लिनक्स का प्रैक्टिस करो, और ड्यूरिंग द यस। कोर्स यू कैन आस्क मी एनी डाउट्स रिलेटेड टू लिनक्स। मैं आपको लिनक्स अलग से नहीं पढ़ाऊंगा,
लेकिन आप अगर क्वेरीज पूछोगे तो उसका आंसर दे दो। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन पूछो, आई विल टेल यू द आंसर। ओके, और दूसरा क्या है, टुमारो आपको ये मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाना है। अगर आप आज करोगे तो बहुत अच्छी बात है, पूरा क्रिएट करके बताओ तो अच्छी बात है, मैं चेक करूंगा, है ना। तो आपको बताना है, यू नीड टू स्पेयर सम टाइम टू कॉन्फ़िगर दिस। लग सकता है आसान है, लेकिन करते समय प्रॉब्लम आता है। लिनक्स में पता है क्या, एक हाथ कमांड रन करने के भी बहुत प्रॉब्लम आता है, क्योंकि बैकएंड का आर्किटेक्चर नहीं समझना है। अगर पता नहीं है तो एक दूसरे से पूछ के पता कर लीजिए, है ना। चाहो तो एक हाथ सेशन लिनक्स के ऊपर ले सकते हैं, अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो। लेकिन मेजोरिटी पीपल को चाहिए तो मैं ले सकता हूँ। लेकिन पहले आप क्या करो, काम करो, देन यू विल हैव सम डाउट्स, और उस डाउट से रिलेटेड हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस अबाउट द लिनक्स। क्लियर, चलो सेशन क्लोज करें। यस सर, थैंक्स, बाय। यस सर, चलो बोल बाय। थैंक यू।